Welcome to Yogi Ram Podcast on high demand of viewers. Today we have the pleasure of hosting again Pawan Rawaji, an experienced lawyer and psychological counselor with over 20 years of experience. Today sir will guide us on important and special topic शादी की समस्याओं में दोषी कौन पति या पत्नी शादी के डिसीजन के लिए बुनियादी चीजें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कानूनी और सामाजिक रूप से पति या पत्नी की स्थिति. Once again, I want to tell all the viewers, Pawanji's initiative, E-Disha, aims to find solution to family problems from a psychological perspective. His goal is to resolve dispute peacefully and eliminate differences between parties. Pawanji believes that psychological guidance not only improve relationship but also save both time एंड मनी. वेरी वार्म वेलकम पवन सर, आपका एक बार और योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम सर. सर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटेंस टॉपिक ऑल्सो. जब भी सर शादी की जब बात होती है, समस्याओं की बात होती है, किसको दोष दिया जाए, किसका दोष है, और एक वो ब्लेम एक होता है मैरिटल इश्यूज में. सो सर, इसके बारे में सर प्लीज बताइए, पति या पत्नी क्या क्या समस्याएं और दोषी कौन. सर इससे सर प्लीज स्टार्ट. देखिए, आपका जो प्रश्न है कि शादी की समस्याओं में दोषी कौन. देखिए, दोष होने की वजह से ही समस्याएं बढ़ रही हैं. जब एक पति या पत्नी एक दूसरे में दोष देखते हैं तो यही एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है. ज्यादातर अभी जो हो रहा है उसमें हम किसी एक को दोषी ठहराते हैं. जहां पर शादी की समस्याएं आती हैं तो वहां पर सिर्फ दो पक्षकार होते हैं. हो सकता है कि एक इस दूसरे को दोषी ठहरा रहा हो और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहा हो. लेकिन जब शादी की समस्याओं पे काम किया तो पता चला, और शायद ज्यादातर लोग आश्चर्य में भी पड़ जाएंगे कि अगर मैं ये कहूं कि ना पति दोषी है और ना ही पत्नी दोषी है. समस्याओं के समाधान में हमें हर चीज को सकारात्मक रूप से देखना होता है, तभी उस समस्या का हल निकलता है. जब हम दोष की तरफ देखते हैं तो शायद ही कोई समस्या का हल निकल पाए. जड़ ही यही है, शुरुआत यहीं से होती है कि एक पक्षकार दूसरे में दोष देखने लगता है, और दोष का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से. एक बुरी चीज, एक दोष किसी भी व्यक्ति के 10 अच्छी चीजों को, सकारात्मक चीजों को दबा देता है. यह मानव व्यवहार का एक जीता जागता उदाहरण है जो सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहा है. शादी की समस्याओं पे जब काम किया और लोगों के साथ जब हमने उनकी समस्याओं को सुना तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब हम इंडिविजुअली किसी के साथ बैठते हैं तो लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और सामने वाला वाकई ही दोषी है, और कई मामलों में तो ऐसा लगता है कि सामने वाला अपराधी है. ये मैं पति और पत्नी की समस्याओं की बात कर रहा हूँ. और जब हम दूसरे के साथ बैठते हैं तो वहां ऐसा लगता है दूसरे पल कि ये सही है, वो गलत है. तो अगर हम इसे सकारात्मक रूप से सामने लोगों के रखेंगे तो हम यही कहेंगे कि दोषी दोनों ही नहीं हैं. उनकी बाहरी स्थितियां, जैसी उनकी पेरेंटिंग हुई, जैसी भावनाएं वो रखते हैं, या समस्याओं का समाधान जैसा उन्होंने सीखा है, वहां से ये चीजें निकल के आती है. पिछले 40 साल में हमने अपने सनातन संस्कृति की जो जीवन शैली थी उसको खुर्द-बुर्द किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम समस्याओं के समाधान को उसके सही रूप में नहीं देख पाते. ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं थी. मान करके चलिए, अगर हजारों साल पहले जाएं तो हमारे पास कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, और आज की स्थिति देखें तो आज हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं जो मानवता के इतिहास में पहले कभी देखी नहीं गई थी. तो पहली चीज आती है शादी और परिवार. ये हम इंसानों ने सदियों पहले बनाया था हमारी खुद की भलाई के लिए, ताकि हमारी जरूरतें व्यवस्थित तरीके से चले. लेकिन आज हर जरूरतें अव्यवस्थित तरीके से पूरी की जा रही है, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद. तो जब दोष की बात आती है, किसी को दोष देने की बात आती है, तो ये बहुत ज्यादा आसान होता है. जब समस्याएं चल रही हों और मानसिक स्थिति भी बदल रही हो. मानसिक स्थिति से बदलने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी में दोष देखते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उस दोष का इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप उस समय उस व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं वो नजर ही नहीं आती. नकारात्मकता का जो क्षेत्र होता है, ऑरा जब बन जाता है, तो ज्यादातर पॉजिटिव तरीके से इंसान सोच भी नहीं पाता, या इसे हम अपनी भारतीय भाषा में किसी को मनोवैज्ञानिक बीमारियां होती हैं तो कहते हैं कि भूत लग गया, कोई बुरी आत्मा लग गई. मतलब बुरी से मतलब कोई नेगेटिव चीज, जैसे कि
नेगेटिव में हम पहले राक्षसों को बोलते थे कि उनका व्यवहार कैसा होता था, चाहे किसी को मार देते थे या किसी की पत्नी को उठा लाते थे। और आज कभी कभी हम बोल भी देते हैं कि आज हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि हर इंसान के अंदर एक रावण है। तो जैसे ही दोष जब हम किसी में देखते हैं तो हमारा मनोविज्ञान पूरी तरह से नकारात्मकता के साथ बढ़ जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो दोष उत्पन्न कैसे हुआ, तो ये तभी आप जान पाएंगे जब समस्याओं के साथ काम करते हैं। जब आप एक नहीं हजारों लोगों के साथ उनकी समस्याओं पर बैठते हैं, तो वहां से ये चीज निकल के आई कि ना पत्नी दोषी है ना पति दोषी है। उसका अपना पैटर्न जो बना है बचपन से, जो परवरिश उसकी हुई है, जो हर कोई व्यक्ति समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता है, वो उसके बचपन में बने पैटर्न के हिसाब से होता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं किसी एक शादी का कोई उदाहरण दूं तो आप जान पाएंगे कि शायद पति दोषी नहीं है और पत्नी भी दोषी नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट जैसे बोलते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी शादी एक ऐसी पत्नी से हुई जो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत गुस्से में बोलती है। शादी को 1 साल हुआ और वो एक काउंसलर के पास आए, क्योंकि कोई बोलता नहीं है लेकिन जब बोलता है तो गुस्से में बोलता है। तो ऐसा जो व्यवहार है वो किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन पति के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी की चुप्पी या किसी की जो बोल नहीं पा रहा है या जो अंतर्मुखी है उसकी भावनाओं को समझ पाए। तो यहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात आती है। हमारे देश में जब बच्चों की पेरेंटिंग हुई तो वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इतना अभाव है जिसकी वजह से हम चीजों को अलग तरीके से महसूस करने लगे, कड़वाहट के साथ महसूस करने लगे। अगर किसी में कोई एक छोटा सा दोष, अब इसको दोष मानते हैं कि कोई पत्नी है जो बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो गुस्से में बोलती है, ये एक बिहेवियर इश्यूज है। तो मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसकी परवरिश इस माहौल में हुई कि वो बच्चा अकेला रहा, तो वो ज्यादातर अंतर्मुखी होगा, उसको किसी से बात करने का मौका नहीं मिला। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि जिनकी शादियां सही नहीं चली, अब मान लीजिए कि जिसकी शादी सही नहीं चल रही होगी तो वहां पर उस महिला की स्थिति क्या रही होगी, वो अलग थलग रहती थी, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ा क्योंकि बच्चा उसके साथ पूरी तरह से उसका परवरिश नहीं हो पाई क्योंकि वो अपनी समस्याओं में थी। तो ज्यादातर लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते। तो इस बच्चे की पेरेंटिंग हुई तो ये अंतर्मुखी बनी, इसकी बाहरी स्थितियां जैसी थी। जब आप काउंसलिंग में आते हैं और किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन लेते हैं तो वहां पर आप लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं, उनके इमोशंस को जानना, पहचानना और समझना आ जाता है। तो वो दोष नहीं रह जाता, उसकी कोई बीमारी या उसकी कोई आदत बन जाती है या समझ में आ जाती है कि उसकी कोई आदत है। तो शायद हो सकता है कि पति उस चीज में उस दोष ना माने, उसको समस्या ना माने। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि अगर आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं और तलाक जैसी स्थिति है तो ये अच्छा है, लेकिन शर्त ये है कि जब आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं तब ये अच्छा है। 7 साल का रिश्ते में आप एक दूसरे को जान चुके होते हैं। पत्नी के सबसे ज्यादा करीब पति होता है और माँ के करीब सबसे ज्यादा उसके बच्चे होते हैं, तो वो जानते हैं। या मैं ये कहूँ कि 7 साल के रिश्ते में पत्नी पति को जान चुकी होती है। शायद हो सकता है कि पति इतना नहीं जान पाया। हाँ, अगर ऐसी कोई शिक्षा हमारे देश में होती जिससे कि बच्चों के अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती, जिसे इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं, इसका इस्तेमाल वेस्टर्न साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा हुआ। और इमोशनल इंटेलिजेंसी की अगर इंडिया की बात करें तो किसी भी बच्चे में ये मौजूद नहीं है। आपको अपने आसपास ऐसे हजारों लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरी भावनाओं को समझो, कोई और कहेगा कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझता। कहने का मतलब ये है कि हर जगह ये चीज मौजूद है। हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हमें इंसान बनाती है या मानव बनाती है, और मानवता भी मानव की वजह से ही बनी। और वहां पर भावनाएं सबसे ज्यादा देख, शायद ये चीज ना तो किसी पेड़ पौधे में होगी और ना ही किसी जानवर में होगी। लेकिन जानवर भी जब इंसानों के साथ करीब आता है तो उसमें भी भावनाएं आ जाती हैं। तो भावनाएं सबसे ऊपर हैं और उसी की जो एजुकेशन जो हमें लेनी चाहिए थी उसका अभाव है। तो कैसे कोई एक व्यक्ति अचानक से 25 साल की उम्र के बाद किसी से जुड़ेगा तो उसकी भावनाओं को समझेगा। हो सकता है कि साथ में परिवार में रहते हुए एक व्यक्ति, एक बच्चा अपनी माँ की भावनाओं को समझने लग जाए। 25 साल रहते हुए तब जाकर के ये थोड़ा बहुत आ पाता है, एक माँ में या बेटे में या पिता में या पुत्र में, लेकिन बहुत समय बाद आ पाता है।
क्योंकि ये नेचर ने आपको दिया है, लेकिन अगर इसकी एजुकेशन हो तो ये चीज बहुत जल्दी होगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चाहे आप व्यवसाय में, चाहे आप एक छात्र हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा भी अंश है, यानी कि खुद की भावनाओं को समझना, उनको पहचानना और उनको मैनेज करना, अगर ये किसी के अंदर ऐसी काबिलियत है तो वहां दोष कम नजर आएंगे और वहां पर एक अच्छा वातावरण नजर आएगा। तो हमारी जो संस्था है, हमारे साथ जो हमारी टीम है, वो इस पे वर्क कर रहे हैं कि हम कैसे अपने देश में इमोशनल इंटेलिजेंसी जैसी एजुकेशन को मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि ये मैंडेटरी जहां शब्द आता है वहां 100% चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि हम इंसानों के लिए बाकी की जो शिक्षाएं हमने बनाई उसने वो चीज नहीं दी जो हम इंसानों को लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज्यादातर ये बात हो रही है कि हर कोई संपन्न है आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, अशांत है। हम भावनाओं के स्तर पर ज्यादातर अशांत हैं। अगर हमें अपनी भावनाओं को जानना, पहचानना और उनको मैनेज करना आ जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो जब पेरेंटिंग ऐसी हुई हो जहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद ही ना हो तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैसे आज इस देश की जो स्थिति है वो नजर आ रही है, जैसे कि एक रिक्शे वाले के साथ कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। हो सकता है कि हर कोई जब अपने ऑफिस में जाता है तो बॉस को हेलो हाय करता ही होगा, लेकिन क्या कोई इंसान बाहर खड़े किसी गार्ड को नमस्कार करता है, हेलो करता है? शायद नहीं। तो जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होगी वहां अहंकार भी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर होगा। हर इंसान ये सोचता है, जहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होती वहां पर हर इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। सामने वाले को उसको सुनना पसंद नहीं होगा। आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हर कोई इंसान ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, जबकि हमारी सनातन संस्कृति में जाएंगे तो ज्यादा बोलने को महत्व नहीं दिया गया, चुप रहने को, मौन को ज्यादा महत्व दिया गया। लेकिन जाने अनजाने ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि देश की स्थितियां ऐसी रही कि हर इंसान चिंता में आया, एक डर में आया, क्योंकि स्थितियां जब ऐसी होती हैं तो स्वाभाविक है कि आपका मनोविज्ञान बिगड़ता है। तो पिछले 50 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं देश में जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों की पेरेंटिंग कॉन्शियसली नहीं हुई। और आज ज्यादातर अगर हम देखें तो कोई ना कोई किसी ना किसी को दोष दे रहा है। आज ये बड़े स्तर पर हो रहा है, आप देखेंगे हर जगह कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। क्या हमारे पास ऐसी कोई साधन नहीं है कि हम चीजों को शांतिपूर्वक रिजोल्व कर पाए? आज ऐसी स्थिति क्यों है कि मतभेद ज्यादा है? मतभेद से भी मतलब दोष से ही आता है। तो अगर हम हर जगह अगर किसी को दोषी ठहराएं तो समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, बल्कि दोष अपने आप में ही समस्या को बढ़ावा देने वाला है। तो हमारा काम सबसे पहले पति पत्नी के साथ यही होता है कि जो दोष वो एक दूसरे में देख रहे हैं उनको कैसे हटाया जाए। तो मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन उन दोषों को दूर करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पत्नी है जो कम बोलती है और बोलती है तो गुस्से में बोलती है। तो जब पति को उसके मनोविज्ञान के बारे में पता चला, उसकी परवरिश के बारे में पता चला, तो आधी से ज्यादा समस्याएं जो देख रहा था वो रिजॉल्व हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस को जानना और उनको पहचानना ये प्राथमिकता है। सर जैसा आपने बताया कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टेक लेना जरूरी है, समझना जरूरी है, और आप और आपकी टीम जो कम्युनिकेट करते हैं, साइकोलॉजिकल उनको हेल्प करते हैं, दोनों पार्टी को बोलूं, पति पत्नी को बोलूं, दोनों पार्ट्स को मैं बोलूं, और उनको हेल्प करते हैं। सर इसी में ही आगे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैरिज की जब मैं बात करूं, सो कितना महत्वपूर्ण है, और जो डिसीजन की बात करूं, शादी के जो डिसीजन है उसकी बुनियादी जो चीजें हैं, इसके बारे में सर और प्लीज बताइए सर। शादी का निर्णय जीवन का सबसे बड़ा निर्णय हो सकता है। अगर कोई शादी के बारे में सोच रहा है, अगर हम आज की स्थिति देखें तो वो कंफ्यूजन की स्थिति में, और अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है तो वो चिंता में भी हो सकता है, एक डर के साए में भी हो सकता है, क्योंकि आज जानकारियां बहुत ज्यादा हैं। जानकारियों का जो प्रभाव हमारे मनोविज्ञान पर होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मुझे याद आया, कल का एक सेशन था जिसमें कि अभी एक नई शादी हुई है, 3 महीने हुए हैं, और फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। जैसा कि मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इस चीज को दिमाग में रख करके मुझे सुने
क्योंकि ये ध्यान रहे कि हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर एक सास है जिसका अपना जीवन अपनी सास को फॉलो किया या उसकी सास ने उसके साथ कोई कठोर बर्ताव किया, वही चीज वो अपनी बेटे की पत्नी के साथ कर रही है। लेकिन आज की स्थितियां, आज के युवा की स्थिति अलग है। वो पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसा है, हो सकता है कि सास ने कभी भी घर के अंदर किसी मेड के थ्रू खाना नहीं बनवाया हो, ना वो इस चीज को पसंद करती हो, लेकिन एक युवा नवविवाहिता जो कि 2 लाख का पैकेज है, वो घर का खाना क्यों बनाएगी? वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो शादी का डिसीजन आज भी हम पुरानी ही तरीके से लेते आ रहे हैं। अगर शादी का डिसीजन हमें बुनियादी जो चीजें हैं उनको सोच करके करें, तो वो बुनियादी चीजें क्या होंगी? तो पहली चीज तो ये जानने की कोशिश करें कि कोई चीज है ही नहीं तो समस्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, तो अभी तो देश को संभालने का समय है, परिवारों को संभालने का समय है, क्योंकि ये एजुकेशन गायब है, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे देश में गायब है, मौजूद ही नहीं है। तो समस्याएं तो बनेंगी और बनी रहेंगी। हाँ, इसको संभाला जा सकता है। एकदम से 40 साल के एक व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे पैदा हो? तो अभी तो उन लोगों को संभालने का समय है। अब बात आती है कि जो बच्चे शादी करने वाले हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज नहीं है। जैसे कि परिवार का एक कॉन्सेप्ट है कि परिवार में कम से कम एक से ज्यादा बच्चे हो। अगर एक लड़का है तो एक लड़की हो, ताकि वो बचपन में एक लड़की के इमोशंस को जान पाए, भावनाओं को समझ सके, ताकि वो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ वैसे ही डील करे जैसे वो अपनी बहन के साथ करता था, भावनाओं के स्तर पर। तो जब वो चीज गायब है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, देश में है, अन्य देशों में भी, और फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं है, परिवार भी छोटा है, तो और ज्यादा स्थिति खराब। तो बुनियादी चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास माँ बाप दोनों होते हैं, और अगर किसी फैमिली को अगर हम पूरे और तरीके से देखें तो वहाँ बुजुर्ग दादा दादी भी होंगे। अगर मान लीजिए वो प्रशिक्षित हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनके अंदर है, तो वो एक अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे, जो कि अभी किसी में मौजूद नहीं, और ना ही हमारे बुजुर्गों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में कोई जानकारी है। अगर आज भी हम किसी से इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करें तो शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो। कहते हुए मिलेंगे कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा, लेकिन जब बात खुद की भी आती है तो खुद को नहीं पता होता कि इसके खुद के इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे बहुत सारे शोध हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र जो ये बताते हैं कि बचपन में ही ये चीजें बन जाती हैं। आपकी भावनाएं, आपका काम करने का तरीका, समस्याओं को हल करने का तरीका, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ डील करने का तरीका, ये सब कुछ बन जाता है। लेकिन जो उभर के आता है, जो सामने आता है, वो शादी के बाद आता है, या फिर आप बाहर की दुनिया में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तब नजर आता है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, 7 साल से दोस्ती है, तो आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा बातूनी है? या किसी और दोस्त के बारे में आप ये कहते होंगे कि यार उसे ढंग से बात करना, उसको गुस्सा आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यानी रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के बारे में एक राय बना लेते हैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न जब आप किसी के साथ फॉलो करते हैं तो आप उसके बारे में एक राय बना लेते, फिर हम उसके साथ वैसे ही डील करते, लेकिन जाने अनजाने सही, लेकिन ये गलत है। हम उसको उसके बिहेवियर से उसको जानने लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कैसा है ये हम जान ही नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंसी इसी चीज पे वर्क करती है कि आप किसी व्यक्ति की भावनाएं जो अंदर से आती है, जिसको अध्यात्म में बहुत सही तरीके से बताया गया है। अध्यात्म की जो शिक्षा है उसका पड़ाव यहीं से शुरू होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि जो इंसान भगवत गीता को जिस भाव से, जिस समस्या में वो पीड़ित होता है, उसको वैसा ही दर्शन कराती है। राइट। तो जब हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का सही तरीके से अध्ययन किया या उसको जानने की कोशिश की, तो उसमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं तो आप पूरे संसार के साथ अच्छे से डील कर लोगे। अगर आप नहीं अपने आप को जान पाए, इमोशनल इंटेलिजेंसी, देखिए यहाँ पे भी क्या बात आ रही है कि अपने आप को जानना, क्योंकि हम इंसान भावनाओं से ओतप्रोत हैं, हमारी भावनाएं ही हैं जो ये सारी चीजें कराती हैं। तो उसकी जो एजुकेशन है, अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है, जो पहला पड़ाव है, तो शादी या रिश्ते नहीं टिक पाते। अब मान करके चलिए जो युवा हैं, तो युवाओं के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, 10% 5% हो सकती है, लेकिन ये कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होगा। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो पहली बुनियादी चीज है, मैंडेटरी है, खुद को जानना, खुद की भावनाओं को समझ। हर युवा को पता है कि उसका एक चाइल्डहुड रहा है जहां उसके अपने कुछ अनुभव होंगे जो अंदर ही होंगे, क्योंकि एक 8 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा अपनी भावनाओं को किसके साथ साझा करे?
अगर वो करता भी है तो ऐसे व्यक्ति से करता है, ऐसे दोस्त से करता है जो खुद इसमें एजुकेट नहीं है। तो वहां से भी उसको ऐसी राय मिलती है जो वो बाहरी जीवन में आसपास देख रहा है। जो लोगों ने राय बना रखी, जैसे किसी के बारे में कोई राय बना ले, तो सब कुछ सुधरने की बजाय, समाधान निकलने की बजाय समस्याएं बन रही। तो शादी का निर्णय सबके लिए जरूरी है और इसमें पहली बुनियादी चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दूसरी चीज है कि शादी हमारे देश में तो एक संस्कार में बहुत सारी चीजें, जैसे संस्कार जो शब्द है उसमें पहले से ही अगर आप संस्कार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बंधन भी हो सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी हो सकता है। संस्कार जैसे कि हमारे देश में न जाने अनगिनत संस्कार बनाए गए हैं, वो मानवता की भलाई के लिए बनाए गए हैं ताकि हमारा परिवार, शादी, हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें। तो संस्कार है तो इसमें पहले से ही हर चीज आती है, सामाजिक जीवन भी आता है, इसमें कुछ विधि का शासन भी आता है, क्योंकि हमने जो चीजें बनाई है उसमें हर चीज को शामिल किया है। किसी देश की संस्कृति बनती है तो वो हर समस्याओं को सोच करके उसके समाधान के लिए बनती है। दूसरा कारण जो मैं आपको बता रहा था वो संस्कार है। हम संस्कारों को लेकर के पूरी तरह से सहमत नहीं है। वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर की वजह से ये हमारे देश में आया। ऐसा नहीं है कि नहीं था, पहले था और बहुत अच्छे तरीके से था। राम राज्य में ये देखने को मिलता है। तो इतने सालों बाद हम लोगों में कुछ, हमारे मनोविज्ञान में भी खराबी आई, स्थितियां ऐसी रही तो हम अपने संस्कारों को जैसे कि वे हैं उन्हें नहीं जान पाए। और जब हम अपने संस्कारों को जैसा कि वे हैं तो उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा। अगर हम किसी चीज को उसके सही वे में ना करें तो उसके कुछ गलत परिणाम मिलेंगे, तो वो परिणाम मिल। तो संस्कार के बारे में हर युवा को जानना चाहिए। अगर शादी की बात आती है, शादी चलने वाला, निरंतर चलने वाला, भगवत गीता में हर उस चीज को महत्व दिया गया है जो निरंतर है। तो शादी का जो रिश्ता है वो निरंतर चलने वाला है, जीवन तक चलने वाला है, क्योंकि हमने जो शादी का, परिवार का जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये निरंतरता है, इसमें ये एक साथ चलने वाला है और हमेशा के लिए है। ये साइकिल है। बाहर की दोस्ती टूट सकती है, वो उसमें निरंतरता नहीं हो सकती। तो रिश्ते भी कुछ इस तरीके से ही बनाए गए हैं। इसके बारे में हम अलग तरीके से बात करेंगे कि हर रिश्ते के अंदर क्या चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस शादी में बच्चों को, खास करके जो युवा हैं, उनको इनको फिर से एक बार अच्छे से किसी काउंसलर से मिलकर के या अपने स्तर पर जो जानकारियां हैं उनके हिसाब से इनको जानने की कोशिश करें। तो ये दो चीजें जरूरी हैं। शादी के निर्णय में तीसरा बुनियादी चीज क्या होगी, तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो जो भी कारण हम जब बात सामने रखते हैं तो वो हर जवाब में आपको देखने को मिलेगी। जब किसी चीज की निरंतरता किसी चीज में हो, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया है कि जो निरंतर चलने वाली चीज है एक तरीके से वही सच है। जैसे कि शादी का डिसीजन कम से कम 18 साल, क्योंकि शादी होगी तो बच्चे होंगे, क्योंकि ये इसका जो उद्देश्य है वो इस मानवता को बनाए रखने के लिए है। और हम इंसानों ने अपने अनुभव में ये पहले ही जान लिया था कि हम अकेले नहीं रह सकते। अगर हम बाकी के जीवों को देखें तो वो समूह में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जानवरों को आप देखेंगे वो अलग थलग रहते हैं, अगर आप शेर को देखेंगे तो वो अलग थलग मिलेगा, क्योंकि उसके पास अपना एक अलग मनोविज्ञान है। अगर आप कुत्तों को भी देखेंगे तो वो भी आपको अकेले ही नजर आएंगे। तो ये इस तरीके की जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम इंसान समूह में रहना पसंद, और कुछ जानवर हैं जो अलग थलग रहते हैं। अगर हम इंसानों में भी कुछ लोग 10% 20% ऐसे होंगे जो अलग थलग रहते होंगे। अगर हम जानवरों की से तुलना करें तो वो भी एक जानवर की तरह है। हम इंसानों की खासियत ये है कि हमारे अंदर भावनाएं हैं। किसी में ये भावनाएं बहुत ज्यादा होती है, किसी में ये भावनाएं कम होती है। कोई इनको बैलेंस कर लेता है। जो बैलेंस कर लेता है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में समता, इसी चीज को बताया गया है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे बैलेंस कर पाते। तो यहाँ से एक चीज ये निकल के आई कि अगर हम आम इंसानों की बात ना, अगर श्री कृष्ण जिसे आप पूछते हैं उनकी बात माने, समता की बात करें जिसमें कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना, तो शायद जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो जैसे उससे परिणाम आपको चाहिए होते हैं वो परिणाम आपको मिल। अगर हमारा जिस चीज के प्रति जैसा इंटेंशन होता है हमें उसके वैसे ही परिणाम मिल। अगर मान लीजिए आज हम इंसान दिखावापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता बनता है तो ज्यादातर एक दूसरे को इम्प्रेस करने की बात आती है, तभी कोई रिश्ता बन रहा है। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तो जब शादी होती है तो ज्यादातर ऐसा होता है, दो पक्षकारों के बीच में एक दूसरे को अच्छा दिखाने की कोशिश। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे जब अच्छा दिखाने की बात आती है तो आप अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं, जिनको कि वो कभी सामने रख नहीं पाते,
जैसे कि खुद की अतीत की कुछ गलत चीजें या घटनाएं या खुद के बारे में, यानी कि खुद को जानने के बाद ऐसी चीजें रख ही नहीं पाते। लेकिन जब शादी होती है तो उसके बाद, जैसा कि मैंने बताया कि एक माँ और एक पत्नी, ये पुरुष को सबसे ज्यादा करीब होती है। पुरुष के सबसे ज्यादा करीब या तो पत्नी होती है या माँ होती है, और वो अपने बच्चे को या अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जान चुकी होती है। तो वहां दोष आते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है जब भी वो गलती करता है, ऐसी चीजें देखता है। वही चीज पत्नी के साथ भी है। नेचर ने कुछ स्त्री को दिया है जो हमेशा उसमें दिखाई देगा। तो शादी का जो डिसीजन है, वहां पर हर पुरुष को, हर स्त्री को अब नए रूप में अलग तरीके से देखना जरूरी है, देखना पड़ेगा। तो इसका समाधान सिर्फ काउंसलिंग है, प्री मैरिज काउंसलिंग। क्योंकि ये चीज ना तो बुजुर्गों को आती है ना माँ बाप को आती है। तो ये विषय थोड़ा सा अलग है। ये इच्छा ही लोगों के अंदर नहीं आ रही है, या वो इस तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब शादी का डिसीजन लेते हैं तो देखिए, मैं नॉर्मल डिसीजन कोई कारण नहीं बताऊंगा आप, जैसा हम लोग बोलते हैं कि शादी की बुनियादी चीजें क्या होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें सुनेंगे जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, राइट राइट राइट। जिनका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचार रखता है तो वो अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर के ही रखता है, क्योंकि ये है। लेकिन जब बात समस्याओं के साथ काम करने की आती है तो वहां पर केवल कोई काउंसलर या गाइडेंस देने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को नहीं देखता, क्योंकि वो हजारों लोगों के साथ काम कर चुका होता है। उसे पता है कि उसके इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब शादी का डिसीजन लिया जाता है तो खुद को जानने की बारी आती है। तो बुनियादी चीज है कि पहले हम खुद को जाने। तो कहीं ना कहीं इसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी भी आ जाती है, इसमें हमारे संस्कार भी आ जाते हैं। क्योंकि बचपन से जैसे संस्कार आपके अंदर हैं या आपका स्वभाव बना है, आप फिर बाहरी दुनिया में लोगों के साथ ऐसे ही डील कर। लेकिन जब आप खुद को जान जाते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा शादी के डिसीजन में। एक बुनियादी चीज, सबसे बुनियादी चीज जो चौथी है वो ये है कि आज की स्थिति ऐसी है कि हर इंसान ने अपने मन में एक राय बना रखी, पूर्वाग्रह जिसे हम बोलते हैं। राइट राइट राइट। जब भी कोई शादी का डिसीजन लेता है तो पहले उसके जीवन में या उसके आसपास जो घटित हुआ वो उसी हिसाब से राय बनाता है। कभी कभी या ज्यादातर हम इंसान खुद को ही नहीं जान पाते, खुद के बारे में भी गलत राय बना लेते हैं, और इस चीज के बारे में खुद हम अवेयर भी नहीं होते। इसीलिए गुरु की जरूरत होती थी। अगर हम बहुत पहले जाए तो गुरु की बात करेंगे जो शिक्षा देते थे। अगर देखा जाए तो गुरु का काम यही होता है कि वो अपने छात्र को, अपने शिष्य को उसके बारे में भी जानकारी दे कि वो क्या है। और अब अगर वो ये जान गया है कि वो क्या है तो अब उसको क्या बनना है। तो गुरु का महत्व यहीं से शुरू होता है। गुरु को पूजनीय इसलिए माना जाता है कि वो इंसान को उसका मार्ग दिखाता है, और सबसे बड़ी चीज ये दिखाता है कि वो अभी क्या है। तो अभी हम जब काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये इंसान कैसा है। ये इंसान ऐसा है कि ये खुद को नहीं जान पाया। तो अभी के जो सेशंस होते हैं उसमें खुद से शुरुआत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब खुद से शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि समस्याओं का समाधान कितने लंबे समय तक चलेगा और समस्याएं बनेंगी। तो जब हम खुद से अवेयर नहीं हैं, इसीलिए पूर्वाग्रह हमारे अंदर बने रहते हैं, क्योंकि जो हम हैं हम उसे नहीं जान पाए, क्योंकि हमारे पास सूचनाएं ज्यादा हैं, उनकी स्मृति है, उन्हीं को लेकर के ढोते रहते हैं। मान लीजिए बचपन में किसी का एक्सीडेंट हुआ, 12 साल का था और वो साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, तो हो सकता है कि भविष्य में वो जब भी गाड़ी चलाएगा तो उसके अंदर एक डर बना रहेगा और ये जिंदगी भर चलेगा, चलता भी है। इसको फोबिया भी बोलते हैं कि फोबिया हो गया। अब मान करके चलिए ऐसी जाने कितनी राय हमारे दिमाग में, अगर आप उन सबको लेकर के ढोके चलोगे तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ये समस्याएं, जितनी भी विवाद या सारी चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से बनी हुई राय की वजह से है। अब चाहे शादी हो या बाहर लोगों के साथ संबंध हो, आज हमारा लोगों को जज करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा दोष के साथ है, पहले से बनी हुई राय की वजह से। आप जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो आप उसको जज करते हैं। अब एक इंसान खुद को जज नहीं कर पाया तो उसके अंदर ये काबिलियत कहाँ से होगी कि वो सामने वाले को भी जज कर ले। राइट राइट राइट। तो पहला अगर किसी से आपकी मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं सामने वाले को मैंने जज कर लिया, क्योंकि उसकी भी पहले से बनी हुई राय होगी। तो आज आप किसी से भी मिलते हैं तो आज बड़ा एक चेंज आया है कि हर व्यक्ति अपने आप को सामने वाले के सामने अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन देता है, भावनाओं के स्तर पर रखता है। पहले जो विज्ञापन आते थे आप देखेंगे तो उसमें कुछ और चीजें होती थी। पिछले दिनों दिवाली के या ईद के कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जो आज आपको भावनाओं के स्तर पर देखने को मिलेंगे। होली या ईद के जो भी ऐड आते हैं आजकल तो उसमें रिश्ते को बड़े अच्छी से दिखाया जाता है। कोई टूट गया है तो होली है तो उससे मिल लो, ये अच्छी चीज है। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका पीछे का उद्देश्य ये है कि मेरा व्यापार बढ़े। अच्छा है कि कुछ सकारात्मक दिखा करके आप ऐसा कर रहे हैं, अच्छी बात है,
पहले तो कुछ और दिखाया जा रहा था, आज तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ झट से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आज का समय तो बहुत अच्छा समय है कि लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लोगों में सुधार हो रहा है। 10-15 साल में अभी मैंने जब सोशल मीडिया को देखा तो उससे मुझे ये लग रहा है कि ये सोशल मीडिया सफाई कर रहा है। जो लोगों के मानसिक विकार हैं या गंदगी जो राय बनी हुई है उनको भी तोड़ रहा है। जैसे कि कुत्ता और बिल्ली की तस्वीर कभी इंसानों ने नहीं देखी थी। हाँ, आज लोग कुत्ता बिल्ली और चूहे, ये तो हमेशा कहते हैं चूहे और बिल्ली का बैर है, लेकिन आज लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें चूहा और बिल्ली एक साथ हैं, तो उनके भ्रम टूट रहे हैं ना। राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल 80% बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ी समस्या है। हम ज्यादातर चीजों को जब अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उसकी कुछ अच्छी चीजें तो होती हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं। अगर हम साथ में उन समस्याओं का समाधान करते हैं तो ये समस्याएं बड़ी नहीं बनेंगी। आज सबको पता है कि स्क्रीन का ज्यादा अगर इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं तो उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, इसका तुरंत समाधान। लेकिन अगर बच्चा स्क्रीन पे टाइम दे रहा है और क्वालिटी कंटेंट सुन रहा है तो उसके जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि आसपास गुरु तो है नहीं उसके पास, बुजुर्गों के पास एजुकेशन नहीं है। अगर उसकी जिज्ञासाएं सोशल मीडिया से या किसी अन्य माध्यम से पूरी हो रही है तो अच्छा है। अगर आप 50 साल पहले जाएं तो आज भी बुजुर्गों की कुछ जिज्ञासाएं हैं, हो सकता है इस सोशल मीडिया से ही पूरी हो रही हो। जैसे कि राय की मैं बात कर रहा था, तो राय या पूर्वाग्रह, अगर मैं इस पे अच्छे से बात करूं तो आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो सकती हैं व्यक्तिगत रूप में और बड़े स्तर पर। कोई भी पहले से बनी राय या पूर्वाग्रह आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। लोग कहते हुए मिलेंगे कि रिस्क ले लो, हाँ। ये शब्द कहाँ से आया? क्योंकि हमें भी पता है कि उसने एक राय बना रखी है, इसलिए वो बोल रहा रिस्क ले लो। तो शादी हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो, कहीं की भी बात हो, वहां पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं जो आगे बढ़ने से रोक। किन्हीं मामलों में पहले से बनी राय सही हो सकती है। अगर डर बैठ गया है गाड़ी ना चलाने का तो मत चलाइए, क्योंकि उसमें आप मर सकते हो या मार सकते हो। ये अच्छी राय है, कोई बात नहीं है, ये डर है। लेकिन अगर ऐसी कोई राय बन जाए कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे से ताकतवर कोई नहीं है, जिसे हम अहंकार बोलते हैं, और इतिहास में भी देखा जो अहंकारी लोग हुए हैं तो उनका क्या परिणाम रहा, तो ऐसा ही कुछ छोटे स्तर पे से ही होता है और हो रहा है। अगर इसका स्तर बढ़ता है तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा साबित तो नहीं होगा, और इसमें ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। तो पूर्वाग्रह और राय ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है, चाहे शादी का डिसीजन हो। तो शादी से बनी राय बहुत सारी है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं और काउंसलर से मिलते हैं तो काउंसलर उसको पहले ये बोलता है कि आपकी पहले से जो नॉलेज है, चाहे आप कितनी भी इंटेलिजेंट हैं, उसको दरवाजे के बाहर छोड़ करके आओ, आप खाली होकर के आओ, क्योंकि पहले से ही आपके पास अपनी एक इंटेलिजेंसी है और वो काम नहीं कर रही है, तभी आप किसी काउंसलर के पास। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो राय और पूर्वाग्रह ये एकदम से नहीं जाते, कहने से नहीं जाते, क्योंकि इनको रिजॉल्व किया जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो पहले से बनी पूर्व धारणाएं, पूर्वाग्रह या फिर राय, या कोई पहले से सलाह आपने ली, या किसी ज्योतिष ने आपको कुछ बोला, या डॉक्टर ने आपको कुछ बोला, तो वो आपके साथ जीवन भर चलती हैं, चाहे अब वो समस्या ना रही। अब आप बड़े हो गए, आपका मनोविज्ञान, आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसी सलाह पूर्वाग्रहों से भी अलग हो रहे होंगे। तो मनोविज्ञान में सबकी उम्र तय है, जरूरी नहीं है कि कोई 60 साल का है तो 60 साल जैसी बुद्धिमत्ता रखता हो, इंटेलिजेंसी रखता हो सकता है कि वो 25 या 30 साल की उम्र का भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, बच्चे ऐसे भी मिल सकते हैं जो 25 साल के हैं और वो ऐसी बुद्धि रखते हैं जो 80 साल का भी बुजुर्ग नहीं रखता। हो सकता है कि उसने अपने जीवन में किसी राय को शामिल ना किया हो, किसी पूर्वाग्रह को शामिल नहीं किया। तो मानव जीवन में पूर्वाग्रह और धारणाएं या फिर राय एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। आप कहीं पे भी किसी स्पेशल जो गुरु होंगे या फिर कोई संत महात्मा होंगे, वो इस पर बात करते हुए मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान योगी की तरह सोचता है, ऐसा नहीं है कि एक योगी ही सोचता हो। अगर ओशो ने कुछ कहा है तो हर इंसान ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं कि ओशो ही सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य महापुरुष हुए। बुद्ध की बात करें तो वो बुद्ध इंसान थे, बस उन्होंने अपने जीवन को अलग तरीके से रखा। ये हर इंसान के अंदर मौजूद है और इसे हम समझते भी, लेकिन कुछ लोग प्रयास करते हैं वो वापस से पीछे आ जाते। ये हो नहीं पा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि उसकी बाहरी स्थितियां कैसी, उसकी दिनचर्या कैसी है। इसी बात के लिए वैवाहिक मार्गदर्शन है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन है कि बाहरी स्थितियों से कैसे निपटा जाए, अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। बात
सीधा वहीं आ जाती है श्री कृष्ण तक, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें स्थितियों के बारे में ही बताया कि आज आपके सामने कोई अनुकूल स्थिति है तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में आप घबरा जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तब आप दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं जो एजुकेट नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप से करते हैं वो एजुकेट नहीं है, फिर अंत में समय निकल जाता है, भगवान की शरण में जाते हैं। तो जो काम पहले करना था वो बाद में कर रहे हैं, तो हम उल्टा चल रहे हैं। हमें पहले हमारी जो परम शक्ति है उसकी शरण में जाना हो और हम आम इंसानों की शरण में जाना। तो जो चीज आप 80 और 70 साल या मरने के वक्त कर रहे हो उसको तब करना होता है जब आप अपने जीवन को समझना स्टार्ट कर देते और तब आपको महसूस होता है कि किसी गुरु की जरूरत। तो हमारा मार्गदर्शन कुछ ऐसा ही है, इन्हीं चीजों पर आधारित है। सर आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया और मैं सर एंड ऑफ द पॉडकास्ट की तरफ जाना चाहूंगा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना चाहूंगा। लीगल और सोशल जब मैं पोजीशंस की बात करूं, स्थिति की बात करूं, कानूनी और सामाजिक, पुरुष और महिला या मैं बोलूं पति और पत्नी, सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, क्या स्थिति है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल वाइज भी और सोशल वाइज भी, सामाजिक जब मैं स्थिति की बात करूं तो सर इसके बारे में प्लीज बताइए सर डिटेल में। हम अपने देश के हिसाब से अगर सोचें कि हमारे देश के हिसाब से एक स्त्री और पुरुष की कानूनी रूप में या सामाजिक रूप में कैसी स्थिति है, तो जैसा कि मैंने सबसे पहले अभी बात की थी संस्कारों की, तो वहीं से ही स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है वो आपके सामने आएगी। आज की स्थिति देखें तो आज तो वैसे भी हर जगह स्त्री और पुरुष एक दूसरे को दोष देते हुए नजर आ रहे हैं कि पुरुषों ने ये किया, स्त्रियों ने ये किया, आज स्त्रियां ऐसी हो रही हैं और पुरुष ऐसे हो गए। पहले महिला आयोग था, आज पुरुष आयोग की भी मांग हो रही है और समाज की स्थितियां भी बदल रही हैं, कानून तो बदल ही रहे हैं और चीजें भी बदल रही हैं। तो आज की स्थिति अगर देखें स्त्री पुरुष की तो विकृत रूप नजर आ रहा है। एक समय था जब पति जो होता था या पुरुष जो होता था वो घर से बाहर जाता था और जो भी वो कमाता था उससे वो घर को चलाता था और बच्चों की परवरिश करता था। अगर हम और पीछे भी जाएं तो वहां पर भी यही था। अगर रामराज की बात करें तो आदमी पुरुष जो होता था उसका अपना एक धर्म होता था जिसमें अपनी पत्नी की रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसका दाम्पत्य जीवन, हर जरूरत को वो पूरा करता था एक व्यवस्थित तरीके से। ये रामराज की बात है जहां ये प्रॉपर बेसिस व्यवस्थित था। स्त्री की जो सामाजिक स्थिति हमारे देश में है वो उसको आदर देने की है, सम्मान देने की है। इसके पीछे का थॉट जो है उसको देवी माना जाता है, वो किसी भी रूप में हो। हम पढ़ते आए हैं, सभी जानते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो सामाजिक रूप से हमारे देश में तो एक स्त्री की स्थिति या उसकी जो भूमिका है वो ऐसी ही है। हमारे देश में शुरू से ही स्त्री की जो सामाजिक और उसमें जुड़ गया कानून क्यों जुड़ा? शायद रामराज के बाद ऐसी स्थितियां बनी क्योंकि किसी चीज को हम लोगों के सामने उसके मूल रूप में रखना चाहती है जो सदियों पहले जिस तरीके से बनी। हमारे सनातन संस्कृति में स्त्री की और पुरुष की जो भूमिका है मानवता की भलाई के लिए उसको एक रूप दिया और ये कई समय तक चला जिसमें शादी और परिवार। तो हमने स्त्री और पुरुष की समय समय पर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। आज कुछ अलग तरीके से चीजें हो रही हैं। अगर सदियों तक ऐसा हुआ कि एक आदमी है, पुरुष है, वो बाहर जाता है, कमा करके लाता है, बच्चों की परवरिश करता है और जीवन चक्र चलता है। सारे रिश्ते वहां होते हैं, मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं, शारीरिक जरूरतें पूरी होती हैं, बुजुर्ग जो होते हैं उनकी देखभाल भी होती है। कॉन्सेप्ट ये है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है या उसकी जो स्थिति है उसको समय समय पर बदला या ये बदली। अगर हम ये कहें कि बदला तो पुरुषों पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, जैसा कि लोग कहते आते हैं कि पुरुष प्रधान है, उन्होंने स्त्री को दबाया। अब मान लो 4 लोग अगर ऐसा बोलेंगे तो स्त्री इस समय उसकी भावनाएं कैसी होंगी? आप सोशल मीडिया पे किसी को देख सकते हैं, कहीं आपको सुनने को मिलेगा घर का काम क्यों कर रहे हो? भाई हमारे बुजुर्गों की देन है, उन्होंने व्यवस्थित तरीके से इसको चलाने के लिए किया था, तुमने विकृत किया इसको। ठीक है, बदलाव आते हैं, इसके भी समाधान होंगे। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है आज बदलती नजर आ रही है। जहां घर में एक मुखिया होता था आज 2 हैं, तो टकराव की स्थिति होगी। एक समय महिलाएं शिक्षित नहीं थी, तब उसकी स्थिति कानूनी रूप में अलग थी। जितने भी कानून बने वो उसी समय बने क्योंकि अत्याचार होते थे, शोषण होता था। क्योंकि एक लड़की शादी होकर के, क्योंकि शादी की परंपरा हमारे यहाँ है तो शादी तो होगी। अब एक लड़की अपने पूरे परिवार को छोड़कर के दूसरे परिवार में जाएगी तो वो अपने आपको कैसे संभालेगी? तो यहाँ पे ध्यान रखें कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस तो होगी ही नहीं। वो पता नहीं अपनी सास को, ससुर को किस तरीके से जज करेगी, इधर वो भी कैसे जज करेंगे। तो स्त्री और पुरुष की भूमिका जो है वो दूषित होती गई या उसमें ऐसे संस्कार आने लगे जो हमने संस्कार बनाए थे उसके विपरीत। और ये तब हुआ जब समस्याएं बढ़ रही थी। अगर 100 साल में ये सबसे ज्यादा समस्याएं हैं
ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि 100 साल से पीछे का ज्यादा तो कोई लोग जिंदा भी नहीं है जो सच बता पाए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आधी अधूरी होती है, उसमें कुछ भी बदल सकते हो। अगर मैं आपको कोई बात बोलूं तो आप किसी और को बोलो, फिर किसी और को बोलो। एक गजल है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब आप इस पूरी गजल को सुनेंगे तो उसने इसमें यही बताया है कि चुप रहो, खामोश रहो, किसी को मत बताओ, नहीं तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और वो कैसी जाएगी? जब कोई सूचना मिलती है तो उसका मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। तो पिछले 50 सालों में ये बहुत ज्यादा हुआ, 50 सालों में ये सबसे ज्यादा हुआ। क्या हुआ? मनोविज्ञान प्रभावित। अगर हम इंसान है, ईश्वर का अंश है, अगर ईश्वर का अंश है तो अहंकार नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, अहंकारी तो नहीं है। राइट। यानी कि हम इंसान, अगर अहंकार है तो सबके सब फिर रावण ही नजर आएंगे, यानी दानव हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मानवता हमारी बहुत पीछे छूट गई। हो सकता है आज हम मानव ही नहीं रहे, चाहे वो जाने अनजाने हुआ। और कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता ना होने की वजह से भी स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है वो भी बदली। जैसे कि पहले से बनी हुई राय जो हमने बात की, तो स्त्रियों के बारे में यही बात होती है, बिचारी है, अबला है। अबला शब्द पुरुष के लिए यूज नहीं किया जाता, स्त्री के लिए किया जाता। तो स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है सामाजिक और कानूनी रूप से, तो पहले अलग कानून का निर्माण हुआ। अब आज की स्थिति देखें तो वही कानून, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी मिसयूज। कुछ समय था तब तो मिसयूज नहीं था, आज है, क्योंकि स्त्री की भी भूमिका बदल गई है। उस समय शिक्षित नहीं थी, शोषण सहती थी, सहनशीलता थी। तो एक कारण हमने एजुकेशन को भी बताया कि एजुकेशन भी हमारे रिश्ते और शादी को प्रभावित कर रहा है। तो एजुकेट हुई तो उसका मनोविज्ञान चेंज हुआ, अहंकार आया। कुछ आ जाता है तो अहंकार ही आता, ह्यूमन नेचर 50 साल से जो बिगड़ा हुआ है। शिक्षा तो चाहिए थी आपको अध्यात्म की, शिक्षा ली है आपने सर्जन बनने की। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर एक अध्यापक भी है तो जब वो अध्यापक बनता है तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया जाता है। एक छोटा सा एक विषय है, ये छोटा सा रखा है इसको। जैसे बीएड या एमएड जो बच्चे करते हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में उनको समझाया जाता है, लेकिन बहुत कम स्तर पर। तो वो पूरी तरह से एक टीचर नहीं बन पाते, वो स्टूडेंट्स के साथ उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, इसलिए कनेक्ट भी नहीं हो पाते। तो ज्यादातर टीचर बच्चों को पनिश करते, लेकिन आज के स्कूलों में बच्चों को पनिश करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने कंप्लेन भी कर दी। हाँ, एक टीचर बेचारे बच्चे को हाथ भी नहीं उठा सकता। तो स्थितियां फिर बदल गई, हर चीज की भूमिका बदल गई। हम तो स्त्री और पुरुष की बात कर रहे हैं, हर चीज बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है या उसकी जो स्थिति है आज देखें तो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आई। अब इसको कैसे व्यवस्थित रूप में लाना है, क्योंकि आज की भावना तो ये है कि मैंने तो 15 साल बच्चे पाले, मैं तो एमएससी थी बॉटनी से, मैं तो प्रोफेसर भी बन सकती थी। उसको लग रहा है मैंने शादी करके बहुत गलती कर दी। कोई ज्ञान है जो 25 साल में या 15 साल में याद आ रहा है या चीजों को समझ पा रहे हैं। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो इस समय तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस पुरुष की बहुत दयनीय है। जितने मामले आज आसपास देख रहे हैं, मैं एक लॉयर भी हूँ, ये वो मामले हैं जो बहुत ज्यादा डेंसिटी पे तब आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन बैक साइड से जो लोग आते हैं, एक पुरुष प्रधान देश है, उसकी सामाजिक स्थिति है, वो आंखों में से आंसू नहीं निकाल सकता, इमोशनल इंटेलिजेंसी है नहीं, वो भावनाओं को अपने सही वे में किसके पास पहुंचाए। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने जो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति दयनीय है। इधर अगर स्त्री की बात करें तो वो एजुकेट है, उसके पास एक ताकत है, अहंकार है, वो कोई भी कदम उठा सकती है, सब उसका साथ देते। हमारे देश में स्त्री का सब साथ देते, चाहे कैसी भी सोच हो। अगर वो 32 की है तो उसके आसपास युवाओं का अंबार लगाओ। एक विवाहित स्त्री है और उसकी शादी में समस्याएं चल रही, तो हर कोई उसको एक अलग वे में देखता है। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर। यहाँ स्थिति अलग है। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस थे तलाक के जो 10 साल तक चले। इंडिया में ज्यादातर कंटेस्टेड जो डिवोर्स होते हैं वो कई सालों चलते। अब आप सोच करके देखिए, 30 साल की उम्र में एक लड़की जब डिवोर्स पिटीशन फाइल करती है, तलाक उसको 10 साल में मिलता है, तो 40 साल की हो जाती है तो कोई पार्टनर नहीं मिलता। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10 साल वो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगी, चाहे उसकी इमोशनल नीड हो, चाहे उसकी फिजिकल नीड हो। यही चीज हमारे दिमाग में होती थी, इसीलिए हम कोशिश करते थे कि म्यूचुअल कंसेंट में तलाक हो, मतभेदों को भुलाया जाए, क्योंकि इसमें आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं, कचरा बन जाता है। किसी भी तलाक की प्रक्रिया में किसी भी स्त्री या पुरुष ने बहुत जल्दी डिसीजंस लिए, सेकंड मैरिज, ना वो एक रिश्ते को संभाल पाया ना वो दूसरे रिश्ते को संभाल पाया। तो स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है आज तो डामाडोल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सही स्थिति है या बुरी है, लेकिन निकल के तो, क्योंकि हम अगर तय कर देंगे कि नहीं बुरी है तो देखिए इसको संभाला जाए, ये जाने अनजाने। राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब किसी इंसान को एकदम से कोई चीज मिलती है तो सब कुछ भूल जाता है। ये मनोविज्ञान पे प्रभाव डालने वाला। मैं हमेशा मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात, मानसिक बीमारियों की बात नहीं करता, सिर्फ प्रभाव है। अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा है तब जाकर के वो बीमारी बनती है। वेरी
अभी प्रभाव ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, हर कोई एक दूसरे में दोष देख रहा है। स्त्री और पुरुष की भूमिका बदल रही है, 20% 30% तक बदल चुकी है, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। लेकिन समाज ने या कानून ने जो चीजें बनाई वो सार्थक नहीं है। आज उसके रिजल्ट जो हैं वो सही नहीं आएंगे। अगर पारिवारिक न्यायालय आपने बनाया तो ये पहले समाधान निकाल, आज के समय में पारिवारिक उपचार समाधान निकालेगा। पारिवारिक न्यायालय ने आदेश दिए, दोनों को सुना, किसी को दोषी बताया, और वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर हम किसी को दोष देंगे तो समस्या बढ़ेगी। तो हमने एक संस्था का निर्माण किया, पारिवारिक न्यायालय, वहां चीजों का समाधान कम देखने को मिला। आज जरूरत है पारिवारिक उपचार। अगर स्त्री और पुरुष की भूमिका बदल रही है तो पारिवारिक उपचार सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस है नहीं। अगर वो डील करेंगे तो वो सही वे में नहीं करेंगे, बल्कि मतभेद बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष की भूमिका आज हमारी संस्कृति के हिसाब से तो पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। आज पुरुष स्त्री की तरह नजर आ रहा है और स्त्री पुरुष की तरह नजर आ रही है। आज हम बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि ज्यादातर महिलाएं आपको पैंट और शर्ट पहनती हुई नजर आए। ऐसा तो हमारे देश में पहले कभी देखा ही नहीं था, ना किसी और युग में ऐसा था, एक पहनावा था। तो मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। हालांकि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाला बोलता है कि आप अपनी सोच को बदलो। जब लड़कियों को से ये बात बोली जाती थी कि आप कैसे कपड़े पहनते, तो सीधा आदमी को जवाब दिया जाता है कि आप अपनी सोच बदलो, आपके अंदर गंदगी है। राइट। किसी देश की संस्कृति अगर ऐसी रही जिसमें कि महिलाओं को पूरे वस्त्र पहनने होते हों और अचानक से कई सालों बाद वो अधनंगी नजर आए, तो मनोविज्ञान पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज आपको एक उम्र के बाद मिलती है वो तो शुरू तो 10 या 12 साल की उम्र में हो जाती है, जिसे सेक्सुअलिटी बोलते हैं। और सेक्सुअलिटी किस चीज से प्रभावित होती है सभी जानते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर भी एक सोच, एक राय बनी हुई है। महिलाएं आदमी को ऐसे ही जज करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको सब देखेंगे। ये तो प्रकृति ने दिया है। अगर आप किसी बाग में जाते हैं तो हो सकता है आप गेंदे के फूल को क्यों देखोगे ज्यादा, आप गुलाब के फूल को देखोगे, सुंदर वो है। तो सुंदर महिलाओं ने अपने मन में कुछ राय बना रखी है, हर किसी को एक ही वे में वो जज कर। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो वो जिस चीज से आकर्षित होगा वो देखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किस नजरिए से अंदर उसके क्या है, तो राय बना रखी है। तो स्त्री और पुरुष की भूमिका तो अपने आप में ही दोषित है। क्या कोई पुरुष किसी महिला को मुस्कुरा करके नहीं देख सकता? आज आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो एक आदमी आदमी से ही बात करता हुआ नजर आएगा, अनजान से। आप अनजान महिला से बात करके बता दीजिए, आपके अंदर पहले से डर बैठा हुआ है कि पता नहीं इसने कुछ कर दिया तो बस मैं तो गया। हजारों मामले आते हैं मिस यूज ऑफ लॉ, कार्यालय में कर्मचारियों के साथ ऐसा होता है। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्यादा दोषित है। हमें इस दोष को हटाना है, स्त्री और पुरुष की भूमिका को वापस से जैसी वो थी वैसा लाना है। तो आज कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, दोनों ही तरीके से स्त्री और पुरुष की भूमिका जो है वो तय नहीं की जा सकती। कहीं पुरुष सही है, कहीं स्त्री सही है। तो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से तय नहीं की जा सकती। लेकिन हम अगर युगों के पीछे जाए, सतयुग में जाए, द्वापर में जाए, तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि स्त्री की भूमिका ये थी और पुरुष की भूमिका ये थी। और आज की स्थिति देखें तो हमें नहीं पता चल रहा कि स्त्री की भूमिका क्या है और पुरुष की भूमिका क्या है। ना तो एक स्त्री पूरी तरह से मां बन पा रही है जिसमें कि उसने अच्छी पेरेंटिंग की, और पुरुष की बात करें तो एक सभ्य नागरिक की बात करें तो वो भी नहीं। तो कहीं ना कहीं स्त्री की भूमिका बहुत ज्यादा दूषित हुई या प्रभावित हुई, जिससे एक अच्छा भविष्य नहीं बन पाया। So it was really great talking to you and for your precious time. मैं एक बार फिर से योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, यस, ऑन हाई डिमांड सर ने आज फिर हमारे लिए टाइम निकाला। पवन सर एक एक्सपीरियंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर और साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, और इनका जो प्रयत्न है, इनका जो इनिशिएटिव है ई दिशा, जिसका एम है टू फाइंड सॉल्यूशन टू फैमिली प्रॉब्लम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और जैसा कि सर बताते हैं और पुरजोर तरीके से हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, इनकी टीम और इनके जो बिलीव है, द साइकोलॉजिकल गाइडेंस नॉट ओनली इंप्रूव्स रिलेशनशिप बट ऑल्सो सेव बोथ टाइम एंड मनी। सो इसी मैसेज के साथ में एक बार फिर से योगीराम की टीम की तरफ से और जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक बार सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि किसी को भी कोई भी गाइडेंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इट इज नॉट अबाउट जस्ट मैरिज, इट इज अबाउट द लाइफ, इट इज अबाउट हाउ वी आर इनटू अ सोसाइटी। अलग अलग पढ़ाव के लोग, जब मैं बोलूं एज के लोग बोलूं या प्रोफेशन के लोग बोलूं, जिनको भी सहायता चाहिए, दे कैन कनेक्ट विद सर, दे कैन कनेक्ट विद द टीम। सर की जो टीम है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं विद द
जो आपके डिटेल्स नीचे दिख रहे हैं, सोशल मीडिया से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर से जो हो गया, तो आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं, सर से आप हेल्प ले सकते हैं। एंड यस, बाकी जो लीगैलिटी जो सर ने बताई, यस दैट कम्स इनटू पिक्चर, और उसकी कितनी जरूरत है, क्या है, वो एक्सपेक्ट अपने को पता होने चाहिए। ये नहीं कि जैसा मिस यूज की मैं बात नहीं करूं, पहले को अपने को चीजें पता हो, फिर अपन उस पर कोई भी राय बना सकते हैं, ना कि अपने पहले जो अपन ने देखा सुना सही गलत उस पे कोई राय बना के कोई डिसीजन ले। सो एट लास्ट मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी प्री डिसीजन प्री डिफाइंड सुना कहा हुआ के बजाय आप एक्सपर्ट से जुड़े, आप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले, जो आपको वाकई अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करें। एंड यस, यू नो द एक्सपर्ट, यू नो द पर्सन, यू नो द टीम जिनके पास आप जा सकते हैं। सर रियली थैंक्स फॉर योर एक्सपीरियंस शेयरिंग आपने जो करी, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। साइकोलॉजिकल वे में आपने कैसे दोनों पक्ष को बताया, दोनों पक्ष की ये मैं बोलूं खामियां खूबियां, और दोनों पक्ष को क्या क्या समस्या आती हैं और वो किस विकराल रूप में जाती हैं, और कैसे उनका समाधान अपन कर सकते हैं। सर इसके बारे में बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर।